ये हमने जेनेटिक्स में पढ़ लिया, जीन लेवल पे। क्रोमोसोम लेवल पे पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे मॉलिक्यूल लेवल पे, है ना। मॉलिक्यूल लेवल पे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है ये कहाँ प्रेजेंट है, जीन में। जीन कहाँ पे थे, डीएनए पे थे, है ना। और डीएनए से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो मतलब ये है कि ये सब लार्जर यूनिट है और ये हम छोटी यूनिट पे, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे बात करेंगे, मॉलिकुलर लेवल पे, ठीक है। तो मॉलिकुलर बेसिस पे हम बात करेंगे कि अगर मॉलिकुलर बेसिस पे कोई डिफरेंस आता है, कोई चेंज आता है, तब क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे हमारी बॉडी हमको कंट्रोल करती है, कैसे केमिकल रिएक्शंस हमको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि जेनेटिक लेवल पे हमारा जो मोलिकुलर बेसिस है वो कैसा मेकअप है, ये समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की खोज कैसे हुई, ठीक है। सर्च का मतलब होता है खोज करना, ठीक। तो जेनेटिक मटेरियल की खोज कैसे हुई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन, अगर हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है। तो इसको किसने खोजा था, मिशर ने। किसने खोजा, मिशर ने खोजा, ठीक है। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, मिशर। यहाँ पे ई रहेगा, दैट इज MEISHSCHER, ठीक है। तो मिशर, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। फिर इसके बाद आ जाइए, हम्म अब इससे ज्यादा नहीं याद करना है, इसमें इतना टॉपिक ही काफी है। फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर आते हैं। तो अगली हेडिंग ले लीजिए, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो हमें मेन मेन बातें पढ़नी है। प्रिंसिपल, ठीक है। किस पे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे। तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये 1928 में दिया गया, किसके द्वारा, ग्रिफिथ। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिफिथ ने दिया था, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को। और इसमें जो इन्होंने बैक्टीरिया यूज किया था वो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है। तो ये किसने दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ ने 1928 में, ठीक है। इसको हम लोग याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। ग्रिफिथ ने दिया 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बस इससे ज्यादा हमें नहीं याद करना है इसमें, क्योंकि नाम ही काफी है, नाम ही हर बार आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। बाकी प्रिंसिपल क्या है ये सब डिटेल में हम लोग कॉलेज जब जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। सर या मैम पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये देखते हैं ये किसने किसने दिया था, बस नाम यहाँ भी काफी है, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे, एवरी मैकेलॉयड मैकार्टी। यहाँ पे तीन साइंटिस्ट थे, एवरी, दूसरा था मैकेलॉयड, तीसरा था मैकार्टी, ठीक है। एवरी मैकेलॉयड मैकार्टी। तो इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1933 से लेकर के 1944 तक, ठीक है। तकरीबन ये जो है 11 साल एक्सपेरिमेंट चल रहा था इनका, ठीक। तो इससे ये इन्होंने पता लगाया कि जो प्रोटीन आरएनए डीएनए है ना, ये प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है।
तो इसको जो है किसने दिया, एवरी मैक्लोइड मैकार्टी, बस इससे ज्यादा इसमें भी नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है बस इतना ही याद कर लेते हैं, नाम ही काफी है, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नजदीक है, तो डिटेल हम नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। द जेनेटिक मटीरियल, द जेनेटिक मटीरियल इज डीएनए। डीएनए कैसे जो है पता लगा कि ये जेनेटिक मटेरियल है? क्योंकि पहले लोग ये समझते थे कि प्रोटीन हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, फैट हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, लेकिन डीएनए को जो है जेनेटिक मटेरियल माना गया, है ना। तो ये कैसे माना गया? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और उस एक्सपेरिमेंट को किया था अनइक्विवोकल प्रूफ। ऐसे एग्जाम में लिख करके आता है, अनइक्विवोकल प्रूफ। ठीक है, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था, और ये किसने दिया था? हर्षी, हर्षे एंड चेस ने, मार्था चेस एंड अल्फ्रेड हर्षे। ठीक है, तो हर्षे एंड चेस इतना याद कर लो, बहुत है। ठीक, 1952 में, 1952 में। ठीक है, इन्होंने जो एक बैक्टीरिया यूज किया था, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो उसको भी याद कर लें। सॉरी, एक वायरस यूज किया था, उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया, सॉरी, बैक्टीरियोफेज वायरस है, दिस इज वायरस। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, टंग ट्विस्टिंग हो जाती है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम्म, तो वायरस है ये बैक्टीरियोफेज। ऐसा नाम इसका क्यों पड़ा? देखो ये क्या करता है, बैक्टीरिया को खा लेता है। क्या? बैक्टीरिया को खा लेता है, ऐसे लिख लो आप। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फेज। फेजी का मतलब होता है खाना या निगलना। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया को खा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज किया गया वो कौन सा यूज किया गया, बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक, अगला जो है रेडियो एक्टिव फास्फोरस। यहाँ पे केमिकल कौन कौन से यूज किए इन्होंने? रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया गया। सारी चेक कर लो। हाँ, हेलो। सॉरी बेटा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, एक लोग मिलने आ गए थे।
ठीक है, तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। हम लोग नहीं, इन लोगों ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो सल्फर कहाँ प्रेजेंट होती है ना? सल्फर कहाँ प्रेजेंट होती है? सल्फर प्रेजेंट होती है प्रोटीन में, है ना? डीएनए में आपको कहीं भी सल्फर नहीं देखने को मिलेगा। और प्रोटीन जो होती है वो, डीएनए जो होता है वो क्या है, फास्फोरस कंटेनिंग होता है। या जेनेटिक मटेरियल जैसे आरएनए होता है तो वहां भी फास्फोरस आपको मिल सकता है। ठीक है, तो मेनली क्या है, डीएनए। ठीक, तो डीएनए जो है आपका क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वगैरह सब होता है ना डीएनए में। ठीक, तो फास्फोरस यहाँ मिलती है, तो उसी से पता लग जाता है कि रेडियो एक्टिव जो होता है सब्सटेंस, उसको टैग कर दिया गया और उससे पता लग गया कि ये क्या है, कि फास्फोरस भाई डीएनए में मौजूद है और प्रोटीन में नहीं है। तो इसका मतलब डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तो इसका मतलब वही भाई जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक, और जो बैक्टीरिया इन्होंने लिया, ठीक है, ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये अटैक किस पे कर रहा है, ई कोलाई पे। ठीक है, तो ई कोलाई जो है ये एंटेरोबैक्टीरियस की फैमिली का है, जो कि हमारे पेट में खूब सारा, सॉरी हमारे इंटेस्टाइन में खूब सारा पाया जाता है ना? तो ये वाला बैक्टीरिया इन्होंने यूज किया। ठीक है, ई कोलाई, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे कि इनके एक्सपेरिमेंट में कौन सा बैक्टीरिया यूज हुआ था, दैट इज ई कोलाई। एंड वायरस कौन सा था, बैक्टीरियोफेज वायरस था। और केमिकल कौन कौन से थे, फास्फोरस और सल्फर, जो कि दोनों को क्या किया गया था, रेडियो एक्टिवली टैग किया गया था। ठीक है, तो स्टेप्स क्या थे, ये हम लोग याद कर लेते हैं बेटा। ठीक, तो इसके जो स्टेप्स थे उनको भी अच्छे से हम लोग याद करेंगे। तो स्टेप्स इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि बैक्टीरिया को क्या किया, इन्फेक्शन करवा दिया। ठीक, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करा दिया, इसके बाद क्या किया, ब्लेंडिंग करवा दी। ठीक है, इसके बाद क्या करा दी, ब्लेंडिंग करा दी। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने क्या कराया, सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया। ठीक है, क्या कराया, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो बस स्टेप याद कर लो, ये सब क्या होता है, नो मैटर, आपके लिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग बस इतना याद कर लो, इन्फेक्शन हुआ, ब्लेंडिंग हुई, ब्लेंडिंग के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग, इसके अलावा हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरस से हमने डीएनए के बारे में पता लगाया है ना, इसी तरीके से आरएनए के बारे में भी पता लगाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए वायरस। ठीक है, तो आरएनए वायरस कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टीएमबी है, टोबैको मोज़ेक वायरस, है ना? और क्यूबी, बैक्टीरियोफेज, है ना, ये भी बैक्टीरियोफेज वायरस है, लेकिन ये कौन सा है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने के लिए हम लोग टीएमबी क्यूबी बैक्टीरियोफेज का यूज करते हैं। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या है जेनेटिक मटेरियल के, क्राइटेरिया किसको भाई जेनेटिक मटेरियल हम कहेंगे, है ना? तो जेनेटिक मटेरियल हम उसको कहेंगे जो क्या करे, अपना रेप्लिकेशन कर सके। ठीक है, तो क्राइटेरिया, ये यहाँ मैंने हेडिंग लिख दी, लेकिन इसको हम फिर से यहाँ लिखे दे रहे हैं। ठीक, तो क्राइटेरिया क्या है जेनेटिक मटेरियल के, तो जेनेटिक मटेरियल का पहला क्राइटेरिया ये है कि उसका क्या हो सके, रेप्लिकेशन हो सके। फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि वो क्या हो, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली क्या हो, स्टेबल रहे। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो, ट्रांसफेरेबल हो, है ना, ट्रांसफर भी हो सके। ठीक है, और क्या हो, तीसरा म्यूटेशन हो सके, स्लो म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या हो, स्लो, चेंजेस हो लेकिन स्लो स्लो हो। ठीक है, और जो चौथा है ना, मेंडल के रूल्स को भी एक्सप्रेस करे, मेंडल्स एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो ये चार क्राइटेरिया हैं, इनको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे, रेप्लिकेशन, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, म्यूटेशन स्लो होना चाहिए, और मेंडल के जो रूल्स हैं उनको भी एक्सप्रेस करे, मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करे। तो इसको जो है
क्या कहते हैं, क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक, तो इनको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे ज्यादा अगर ट्रांसमिशन आपको करना है भाई, स्टेबल कौन है, डीएनए है, तो यहाँ इंफॉर्मेशन स्लो ट्रांसफर होगी क्योंकि ये स्टेबल है। बट जो आरएनए है ना, इसमें क्या है, बहुत फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन करता है, आरएनए। ठीक है, इज बेटर। ठीक है, तब तभी तो आगे हम जो है इसके टाइप पढ़ेंगे आरएनए के, है ना, एमटीआर मैसेंजर ट्रांसफर और राइबोसोमल, है ना। तो मैसेंजर आरएनए जो होता है वो क्या करता है, फास्ट मैसेजिंग करता है। ठीक है, तो मैसेज भेजने का काम डीएनए को कौन करता है, आरएनए करता है। ठीक है, कहीं कहीं पे जेनेटिक मटेरियल की तरीके से भी आरएनए वर्क करता है, जैसे वायरसेस में हम देखते हैं, है ना। तो ये हो गई डीएनए की बात। अब हम लोग चलते हैं आरएनए की दुनिया में। ठीक है, फिर से आगे डीएनए पे ही आएंगे क्योंकि आरएनए की दुनिया बहुत बड़ी है। तो आरएनए को हम पढ़ लेंगे और छोड़ देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरएनए जो था was the first genetic material। ठीक है, आरएनए क्या था, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आरएनए क्या है, ये कैटलिस्ट भी है। क्या है, कैटलिस्ट है। एंड वाज वेरी रिएक्टिव, अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो इसलिए ये कैसा है, अनस्टेबल है। ठीक, तो इसको हम जेनेटिक मटेरियल के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको उसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आरएनए की दुनिया जो है, आरएनए वर्ल्ड, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब सीधे आ जाते हैं डीएनए। डीएनए प्रूफ हो गया, बट डीएनए की हम डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक, तो डीएनए, अब हेडिंग लिखिए सभी लोग, डीएनए। ओके, समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया भाई, आप पढ़ रही हैं, है ना। और आपका सिलेक्शन निश्चित है हो जाएगा। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन निश्चित है हो जाएगा, जो पढ़ने वाले हैं लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। और हम चाहते हैं सबका सिलेक्शन हो जाए, जितने लोग फॉर्म भरें सबके सब सिलेक्ट हो जाएं, है ना। लेकिन उतनी सीटें नहीं होती हैं, है ना, तो लोग फिर से ट्राई कर लेते हैं। कभी ना कभी तो सिलेक्ट हो ही जाना है ना। तो डीएनए जो है ये मेन जेनेटिक मटेरियल है, तो इसको अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे। हम्म अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की, ठीक है, जो हम बैक्टीरियोफेज पढ़ रहे थे, ये क्या करता है, बैक्टीरियोफेज ही करता है, खा जाता है ना। तो ये क्या करता है, इसका जो नाम है दूसरा, दैट इज 5 × 174, 174 से ऐसे हम याद किए थे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कितने होते हैं, 53, 86, है ना। ये मान लो मोटरसाइकिल का नंबर है, कार का नंबर है ना, 53, 86। ठीक, तो 174, 174 के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कितने होते हैं, 53, 86 न्यूक्लियोटाइड। ठीक, इसके बाद याद कर लेंगे हम लोग बैक्टीरियोफेज लैम्डा। क्या याद करेंगे, बैक्टीरियोफेज लैम्डा। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज लैम्डा के अंदर 48, 502, 48, 502 बीपी से याद करते हैं। बीपी क्या है, दैट इज बेस पेयर। तो इतने बेस पेयर्स होते हैं, एक बैक्टीरियोफेज होता है जिसको लैम्डा कहते हैं, और इसके अंदर जो बेस पेयर्स होते हैं ना, जब अभी हम आगे पढ़ाने जस्ट पढ़ने वाले हैं डीएनए में कि बेस पेयर्स होते हैं, तो ये कितने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, ये होते हैं 48,502। ठीक है, तो 48,502 से इसको हम लोग ऐसे
याद कर लेंगे। ठीक, अगला अगर हम याद करते हैं तो ई कोलाई की बात करेंगे। तो जो ई कोलाई है ना, ये जो ई कोलाई है, ई कोलाई के अंदर बेस पेयर्स की अगर बात करते हैं तो 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर्स हैं। अब आप लोग जोड़ते रहना, मैं तो कहूँगा रट लो, मैथ तो आपको पढ़नी नहीं है ना, मैथ पढ़ के क्या करोगे। तो आप लोग क्या करो, इसको रट लो। फिजिक्स में पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन इसको रट लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाओ हेप्लॉइड कंटेंट, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। ठीक है, तो ह्यूमन डीएनए का जो हैप्लॉइड कंटेंट है वो कितना होगा, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। ठीक है, तो 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर हम लोगों के अंदर होते हैं, इंसानों के डीएनए। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और अगर जीनोम की बात करते हैं ना, ठीक है, हैप्लॉइड कंटेंट, इसी को हम जीनोम भी कहते हैं ना, तब भी आप ये टिक करेंगे। और अगर जो है कंप्लीट बोलता है तो 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे हम लोग बेटा, कोई दिक्कत। सर। हम्म, ओके, कंप्लीट हो गया बेटा, वेरी गुड। पढ़ने वाले बच्चे कभी भी जो है पढ़ सकते हैं, है ना। और ये मेरी गलती है, आज की क्लास नहीं हो पाई, है ना, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई जिससे नहीं हो पाई क्लास। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम्म, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हम लोगों को, बस जैसे हमने आपको बायोमोलिक्यूल्स में बताया था वैसे ही पढ़ लेना है। ठीक है, तो जो डीएनए है देखो, तो डीएनए के अंदर क्या होता है बेटा, बेस होते हैं, कौन से, नाइट्रोजन वाले। और क्या होती है, शुगर होती और क्या होता है, फॉस्फेट होता है ना। तो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, शुगर होती है, फॉस्फेट होता है। ठीक, तो अगर हम नाइट्रोजनस बेस और शुगर की बात करते हैं तो ये कहे जाते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक, अगर दोनों को मिला दिया जाए फास्फोरस से तो अब ये कंप्लीट क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये एक्चुअली बेसिक यूनिट होते हैं किसकी, डीएनए की। ठीक है, तो होता क्या है कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं, इनके अंदर होता है एक लिंकेज, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लिंकेज को दूसरा नाम बॉन्ड होता है। एक्चुअली बॉन्ड टर्म हम कहाँ यूज करते हैं, केमिस्ट्री में, और लिंकेज टर्म हम कहाँ यूज करते हैं, बायोलॉजी में। ठीक है, अच्छा, अब फास्फोरस से ये न्यूक्लियोसाइड अगर इधर फास्फोरस से जुड़ रहा है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, फास्फो ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, फास्फो ईस्टर बॉन्ड, वेरी गुड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, फास्फो ईस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक, और अगर जो है दो, अब ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, दूसरा कोई न्यूक्लियोटाइड मान लो ऐसे ही बना, न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी तो इस तरीके से जुड़ेगा, तभी तो एक पॉलीमर बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे अब जो बॉन्ड बनेगा दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होगा, दैट इज फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, दिस इज नोन एज, अच्छा लिंकेज भी लिखेंगे, है ना, हम बॉन्ड केमिस्ट्री में घुस गए थे तो इसको ये क्या लिखो, लिंकेज लिखो, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज लिख के आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो अब जो न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है, जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है ये, ठीक, मान लो अब न्यूक्लियोटाइड बन गया, अब इसकी जो चेन है तो इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट, दिस इज 3 प्राइम, और ये जो पोजीशन होती है
फाइव प्राइम होती है। ठीक है, जो फाइव प्राइम एंड होता है ये लेबाइल होता है ना। इस ये कैसा है, OH लिंकेज होता है, सॉरी OH यहाँ पे ग्रुप लगा होता है, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, OH प्राइम होता है ना। फाइव प्राइम जो होता है उधर साइड में क्या होता है, OH लगा होता है। ठीक, तो ये याद कर लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है OH कहाँ लगा होता है, तो ये फाइव प्राइम एंड पे होता है। ठीक है, तो इसको हम याद कर लेंगे। और ये कैसी है, फ्री है ये पोजीशन, दिस इज फ्री। ठीक है, फ्री फॉस्फेट है ना, इसी को हम कहते हैं मोइटी। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, मोइटी। ठीक है, फ्री मोइटी, तो इसको याद कर लेंगे। ओके, अब देखो फास्फोरस है ना, तो फास्फोरस के अंदर डी ऑर्बिटल खाली होता है। केमिस्ट्री को अच्छे से समझा दिया जाए नहीं, तो डी ऑर्बिटल खाली होता है, तो डी ऑर्बिटल जिन जिन सब्सटेंसेस में खाली होता है वो लुईस एसिड होते हैं, है ना। तो डीएनए कैसा होता है बेटा, दिस इज एसिडिक, है ना। ये कैसा है, एसिडिक है। ठीक, तो डीएनए जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, समझ गए। Yes, sir. हम्म, तो ये हो गया हमारा। अब अगर हम शुगर और फॉस्फेट की बात करते हैं, शुगर प्लस फॉस्फेट या फास्फोरस, तो ये क्या होगा, बैकबोन है। क्या होगी, बैकबोन। ठीक, बैकबोन ऑफ डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल की जो बैकबोन है उसको हम क्या कहते हैं, शुगर फॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लो, ये पूछा जाएगा, है ना। तो इसको याद कर लेंगे, क्लियर। Yes, sir. हम्म, अब देखो डीएनए के अंदर होता क्या क्या है ना। मिस्र साहब ने न्यूक्लियन की खोज की थी, पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना। अब डीएनए के अंदर देखो होता क्या क्या है ना, उसको डिटेल में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो डीएनए जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज की क्या क्या है, एक तो हमने नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर, तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, हम्म वो क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक, तो ये होते हैं प्यूरीन एंड पिरीमिडीन के बने, प्यूरीन एंड पिरीमिडीन। ठीक, तो प्यूरीन क्या है और पिरीमिडीन क्या है। हम्म प्यूरीन जो होता है इसको हम लोग ऐसे याद करते थे, PAG से। हम्म तो PAG में क्या आएगा, ए से आ गया आपका एडेनिन, है ना, और जी से क्या आ गया, ग्वानिन, है ना। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद कर लेंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन क्या है, प्यूरीन है। ठीक, और पिरीमिडीन में क्या आएगा,
तो एक्चुअली डेटा खत्म हो गया था, है ना। अब आज का भी दिन ऐसे ही निकल गया, गड़बड़ हो गया सब। तो एक बार जब गड़बड़ होता है तो फिर गड़बड़ हो ही जाता है पूरा। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक लेक्चर हम बना देते हैं ताकि आप लोग जो है इसको अच्छे से देख लें। ठीक है। तो प्यूरीन जो है, इसमें क्या क्या होगा, एडेनिन एंड गुआनिन होगा। हम्म। और पिरिमिडीन में क्या होगा, थाइमीन। ठीक है। साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, है ना। और ये डबल बॉन्ड कौन सा है, ये डबली बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक। और अगर हम बात करते हैं, फिर क्या बचा, ग्वानीन। इन की जगह पे क्या होगा, होता है इन आरएन। ठीक। तो जो बॉन्ड आता है, और ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ होता है। ठीक है। तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ, ग्वानोसिन, ग्वानीन और साइटोसिन में। ठीक है। एडेनिन थाइमीन के बीच में डबल बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। थाइमीन का जो दूसरा नाम है, अगर हम थाइमीन का दूसरा नाम पढ़ें तो उसका दूसरा नाम क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या होगा, 5 मिथाइल यूरेसिल होगा। ठीक है। तो ये होता है इसका दूसरा नाम, 5 मिथाइल यूरेसिल, दैट इज नोन एज थाइमीन। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके। चलो जगह यहाँ में। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा डॉट को बड़ा कर दें। तो 1953 में अगर बात करते हैं, 1953 में, 1953 में दो बड़े महान लोग आए। उनका नाम क्या है, एक थे जेमी वाटसन, मतलब जेम्स वाटसन, है ना, जेमी वाटसन। तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। देखो बहुत अच्छे से मैं इनका नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, आवाज आ रही है बेटा, फ्रांसिस क्रिक। ठीक। तो फ्रांसिस क्रिक, फ्रांसिस क्रिक। ठीक है। तो 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक आए, और इन लोगों ने क्या किया, डीएनए के स्ट्रक्चर को दे डाला, है ना। इन्होंने बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। तो इन्होंने क्या बताया, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, है ना। तो इसको याद कर लेंगे हम लोग अच्छे से। सबसे पहले 1953 में, है ना, डीएनए की खोज हुई थी। ये ऐसे एग्जाम में आता है, डिस्कवरी ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, है ना, वाटसन एंड क्रिक विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। कैसे, एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है। और एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने किया था, मॉरिस बिल्किंस। किसने, मॉरिस बिल्किंस ने। और साथ में कौन थे इनके, रोजरलैंड, रोजरलिंड, है ना, रोजरलिंड फ्रैंकलिन। ठीक है। तो ये चार लोगों ने मिलकर के क्या किया, डीएनए की डिस्कवरी करने में हेल्प करी। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब नोबेल प्राइज की बात आई, जो नोबेल प्राइज है इसके लिए, नोबेल प्राइज 1962 में दिया गया, है ना, करीब 9 साल बाद।
हम्म, तो 9 साल बाद नहीं हुई। हाँ, देख लेना जो भी है। ठीक। देखो मैथ हमारी बहुत कमजोर है इसीलिए हम मैथ पे ध्यान ही नहीं देते। ठीक। तो नोबेल प्राइज जो है 1962 में दिया गया इसके लिए। ठीक। तो वाटसन, क्रिक और बिल्किन को मिला था। ठीक है। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे कैसे। WWC। एक होता है WW करके, है ना, WWE मारपीट होती है वहां पे। तो ये WWC है भैया, इसको अच्छे से याद कर लो। किसको? वाटसन को मिला, विल्किन को मिला और क्रिक साहब को मिला। फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला, आप लोग कमेंट करके बताइए, है ना। फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला ये क्वेश्चन है आपका। फ्रैंकलिन को नोबेल क्यों नहीं मिला, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये आप लोग हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, है ना, अगर नहीं समझ में आएगा तो। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट मस्ती के लिए ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक। अब चलते हैं डीएनए का जो अमाउंट वगैरह है वो कैसे बैलेंस रहता है, इसमें जो बेसिस हैं ये कैसे बैलेंस रहते हैं ये जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एरविन चारगाफ की। हम्म एरविन चारगाफ। ठीक है। तो ये एक रूल इन्होंने दिया, इन्होंने कहा रूल। ठीक। एरविन चारगाफ का एक रूल आया और इस रूल में इन्होंने बताया कि देखो भैया, जो प्यूरीन है वो हमेशा पिरीमिडीन के बराबर रहेगा, बराबर रहेगा, बराबर रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है एडेनिन प्लस ग्वानिन और थाइमीन प्लस साइटोसिन बराबर रहेंगे, है ना। अगर इनका रेशियो लिया जाएगा तो 1 आएगा, A+B/T+C क्या होगा, 1 आएगा। नहीं अगर हम बात करते हैं A = T क्या 1, और G/C क्या 1 आएगा, है ना। और अगर ये डिफरेंट आता है तो वो वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है। तो आप बस इतना याद कर लो कि यार प्रीमिडीन और प्यूरिन सब बराबर रहते हैं, बस। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है। वेलकम विभा, बहुत बढ़िया आप पढ़ रही हैं। वेरी गुड आज क्लास में डिस्टरबेंस बहुत रही है ना, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। वेरी गुड, आपका सिलेक्शन तो होगा ही, है ना, क्योंकि आप तो जब सब सो रहे होते हैं तब पढ़ती है ना, तो आपका सिलेक्शन तो होगा ही। ठीक है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन होगा ही। हम्म, ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डीएनए को कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक। तो डीएनए को इन्होंने पूरी डिटेल हिस्ट्री बता डाली डीएनए की। इन्होंने कहा डीएनए इस तरीके का होता है ना, और बीच में इस तरीके से बॉन्डिंग वॉन्डिंग होती है, जो भी होती है। ठीक। और इसमें कुछ डेटा वगैरह पूछा जाता है, हम सब बता देते हैं। ठीक। तो ये एंटी पैरेलल होती है ना। अगर ये 3' है तो ये 5', तो ये 3', तो ये 5'। ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल होगा। क्या होगा, एंटी पैरेलल। ठीक है। ये जो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, डबल हेलिकल मॉडल है, पहली चीज तो इन्होंने दिया था, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, है ना, ये दिया था इन्होंने। एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, ये होती है, इसको याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग जो है, क्योंकि हमने उसमें पढ़ रखा है डिटेल में, तो बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। बस इतना जान लो कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। हम्म, और एक बेस पेयर, एक पिच, देखो यहाँ से यहाँ तक का एक टर्न हो गया, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक।
तो एक पिच की जो डिस्टेंस होती है एक हेलिक्स की, है ना, एक हेलिक्स के पिच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो क्या होती है 3.4 नैनोमीटर। ये वाली एंगस्ट्रॉम में चौड़ाई होती है, और ये पिच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है 3.4 नैनोमीटर। ठीक है। और जो बेस पेयर्स यहाँ पे लगे होते हैं ना, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, अरे अरे कहाँ भाग रहे हो भाई। ठीक है। तो इनके बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या है 3.4 नैनोमीटर। और जो पिच होती है एक हेलिक्स की, है ना, वो 3.4 नैनोमीटर की होती है। और जो दो स्ट्रैंड्स के बीच में दूरी होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लास 11 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो इसके पास बेटा क्या है इंफॉर्मेशन। देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो लिविंग के अंदर ऊपर वाले ने जो इंफॉर्मेशन सिस्टम दिया वो बहुत सुरक्षित दिया। ठीक है। ये देखो, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रख दिया, ये इंफॉर्मेशन छुपा दी गई। और ये क्या है डीएनए। डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है। डीएनए कभी भी जो है बाहर नहीं आता है। यहाँ से मैसेंजर्स जाते हैं जो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वो सारी मैसेज लेकर के जाते हैं, प्रोटीन बनवाते हैं, और प्रोटीन से फिर कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराया जाता है। ठीक। तो जल्द ही इन लोगों ने फ्रांसिस और क्रिक ने मिलकर के क्या दे दिया, फ्रांसिस क्रिक ने मिल वाटसन नहीं थे यहाँ पे, केवल क्रिक ने और अच्छे से इस पे काम किया, है ना। तो क्रिक ने क्या दिया सेंट्रल डोगमा दे दिया। इन्होंने कहा भाई इसमें लग जाओ अच्छे से, तो अच्छे से इसका पूरा काम तमाम कर दो। नहीं, तो सेंट्रल डोगमा दे दिया। सेंट्रल डोगमा क्या होता है अब इसको समझ लो। जो सेंट्रल डोगमा होता है तो इसमें क्या होता है कि जो डीएनए है भाई इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी आरएनए में, और आरएनए से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी प्रोटीन। मतलब ये है कि डीएनए से डीएनए बन जाता है, ये बात बताई इन्होंने। फिर डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन बनती है, ये बात बताई इन्होंने। किसने, क्रिक साहब ने। ठीक है। कैसे, ये जो डीएनए से डीएनए बना दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। नहीं, डीएनए से आरएनए बना दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक। और आरएनए से जो प्रोटीन बन रही है दैट इज ट्रांसलेशन। ठीक है। दिस इज नोन एज सेंट्रल डोगमा। तो सेंट्रल डोगमा क्या है, ये बात इन्होंने बताई, किसने, क्रिक साहब ने। तो क्रिक साहब ने बहुत कुछ बता दिया, और इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये तो आना ही है। साथ ही साथ और साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्टों ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई डीएनए से डीएनए बनता है ठीक है, हम्म, लेकिन होगा क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाएगा। डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन आरएनए से भी डीएनए बन सकता है। ये बात इन्होंने बताई। तो याद करेंगे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, हम्म, ये कुछ वायरसेस में होता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे कि HIV वायरस में, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV एड्स, एंड रास सार्कोमा वायरस। ठीक है। तो ये ऐसे वायरस हैं जिनके बारे में, है ना, ये ऐसे वायरस हैं जिनके बारे में किसने किसने बताया, टेमिन ने। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, HIV में, ये बताया टेमिन ने, तो इसका नाम पड़ गया टेमिनिज्म। हम्म। और बाल्टीमोर ने,
तो ये दिन दो लोगों ने मिलकर के इसके बारे में बताया, ठीक है, कि भाई आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। तो जब हम आपको एचआईवी पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे, है ना, कि किस तरीके से आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों का आज। आज हम लोगों ने इतना सारा पढ़ लिया, और कल प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह पढ़ लेंगे, और उसके बाद परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम्म और कोशिश करेंगे कि कल ही मैक्सिमम चीजें खत्म हो जाए, ठीक। क्योंकि टफ है, थोड़ा सही से आप लोग पढ़िए, रिवाइज करिए इसको अच्छे से। और अगर कोई चीज ना समझ में आए तो आप लोग हमसे पूछिए, क्वेश्चंस जरूर लगाइए, है ना, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो इसकी पीडीएफ हम आज आपको कल वाली और आज वाली दोनों हम सेंड करे दे रहे हैं, तो आप लोग देखिए। ठीक है, चलो भाई, गुड नाइट।